गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टैक शुरू करेंगे। लास्ट लेक्चर पे मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था स्टैक के बारे में, क्या होता है स्टैक। जैसे मैंने बताया था कि अगर कुछ बुक्स आप एक के ऊपर एक रख रहे हो इस तरह से, या कोई भी चीज़ रख रहे हो, तो अगला जो सामान रखोगे वो कहाँ रखोगे? इसके ऊपर ही रखोगे, इसके बीच में इंसर्ट करने की कोशिश नहीं करोगे। और जब भी आप निकालोगे तो बीच से अगर खींच के निकालोगे तो सब गिरने का है, तो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होगा? आप ऊपर से निकालोगे। इसका मतलब जो इंसर्ट करने का प्रोसेस है वो भी कहाँ पे हो रहा है? टॉप पे। और जो रिमूव करने का प्रोसेस हो रहा है वो भी कहाँ पे हो रहा है? टॉप पे हो रहा है। ठीक यही डेटा स्ट्रक्चर में इनफैक्ट दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन करेंगे, स्टैक और क्यू। क्यू का तो यूज बहुत विजिबल है, आपको आसानी से समझ में आता है। डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेटिंग सिस्टम के कई प्रॉब्लम्स में और भी कई प्रॉब्लम जहां पे आपके पास लिमिटेड रिसोर्स हो और मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहा हो, कोई भी जगह पे जहां पे लिमिटेड रिसोर्स हो और मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहा हो, वहां पे क्यू का फॉर्मेशन होगा। कंप्यूटर में भी, नॉर्मल लाइफ में भी। आप रेलवे रिजर्वेशन पे टिकट लेने जाते हो, रिसोर्स लिमिटेड हैं, बर्थ 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं और टिकट कटाने वाले 500 लोग हैं, तो तुरंत कहा जाता है कि लाइन बना लीजिए। अगर सपोज करो कि 5 लोग गए हैं जिस समय और टिकट बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर लाइन लगाने की क्या जरूरत है? आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगा कि चलो तुम पहले ले लो, हम बाद में। कहीं कोई क्यू फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में और कंप्यूटर के कई सारे प्रॉब्लम्स में भी जहाँ पे रिसोर्स लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल रिक्वेस्ट आते हैं, तो वहाँ पे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो वहाँ पे भी रिक्वेस्ट को एक क्यू फॉर्मेशन कर दिया जाता है कि जो पहले रिक्वेस्ट करेगा उसको पहले सर्विस दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है? जो पहले रिक्वेस्ट किया उसको पहले सर्विस दिया जाएगा, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और क्यू का नॉर्मल सेंस में अगर लिटरल मीनिंग देखें तो क्या होता है? लाइन होता है। और लाइन में क्या होता है कि जो पहले जुड़ता है, जैसे ये आप पीछे, तो जुड़ने का काम कहां से हो रहा है? पीछे से। और निकलने का काम कहां से होगा? आगे से। तो इसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। जो लाइन में पहले आएगा, जो क्यू में पहले आएगा, वही पहले सर्विस पाएगा और वो पहले ही बाहर जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जहां पे इसके उल्टा हमें इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है, और उसको हम लोग कहते हैं लीफो स्ट्रक्चर कहते हैं। लास्ट टाइम पे भी मैंने बताया था, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हो गया कि जो सबसे बाद में ऐड होगा वही सबसे पहले रिमूव होगा। ठीक है? और यहां पे देख भी रहे हो कि जो सबसे बाद में ऐड हो रहा है वही सबसे पहले रिमूव हो रहा है। तो स्टैक इसी को कहते हैं। ये अरेंजमेंट को भी हम स्टैक कहते हैं और यही से इसका नाम ले लिया गया कि स्टैक। तो अगर हम डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? स्टैक इज ए डेटा स्ट्रक्चर विच सपोर्ट लीफो स्ट्रक्चर। इट मीन द एलिमेंट एडेड एट द लास्ट विल बी डिलीटेड फर्स्ट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में ऐड होगा वही सबसे पहले डिलीट होगा। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम एरे से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और लिंक लिस्ट से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हम इसका इंप्लीमेंटेशन एरे के हेल्प से पढ़ेंगे कि कैसे एरे से हम स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं और क्या उसका यूज है। स्टैक का अपना, जैसे जब आप प्रोग्रामिंग करते हो, कोई एक्सप्रेशन लिखते हो, से a+b लिखे, तो एग्जैक्टली इसको एक दो और तरीके से लिखा जा सकता है, +ab और ab+। इसको हम क्या करते हैं? इनफिक्स नोटेशन कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं? प्रीफिक्स नोटेशन कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? पोस्टफिक्स नोटेशन कहते हैं। तो हम स्टैक के हेल्प से पोस्टफिक्स फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन लिखा हो तो उसका कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे, और इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं और पोस्टफिक्स को इनफिक्स में कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी पढ़ेंगे। क्यों बार बार पोस्टफिक्स की बात हो रही है कि इंटरनली जब हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं प्रोग्रामिंग में, तो उसका जो कैलकुलेशन होता है वो स्टैक के हेल्प से ही होता है, और वो इनफिक्स से पहले पोस्टफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट होता है और फिर उसके हेल्प से कैलकुलेशन होता है। तो हम इन चीज़ों को पढ़ के देखेंगे कि कैसे इंटरनली ये स्टैक काम करता है। और प्रोग्रामिंग में फंक्शंस आप लोग पढ़े होंगे, अगर कोई लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे, और फंक्शन के बाद एक टॉपिक और पढ़े होंगे जिसको हम लोग रिकर्सन कहते हैं। तो रिकर्सन स्टैक के हेल्प से ही इंप्लीमेंटेशन होता है और बहुत पावरफुल प्रोग्रामिंग फीचर है। कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बहुत बड़े, अगर नॉर्मल तरीके से आप लिख रहे हो तो लिखे जाएंगे, उसको रिकर्सन से हम आसानी से बहुत छोटा कोड छोटा कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी स्टैक का यूज होता है। फिलहाल अभी हम स्टैक क्या है और ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे।
तो जैसे मैंने कहा कि स्टैक को हम लोग दो तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लिंक लिस्ट का यूज करके भी कर सकते हैं और एरे का यूज करके भी करते हैं। यहाँ पे हम एरे का यूज करके इंप्लीमेंटेशन स्टैक का करेंगे। और दो बेसिक ऑपरेशन स्टैक में होता है, इंसर्ट और रिमूव। इंसर्ट को यहाँ पे स्टैक के केस में इंसर्ट को हम लोग नाम देते हैं पुश और रिमूवल को नाम देते हैं पॉप। तो अभी हम पुश और पॉप के लिए दो एल्गो पढ़ेंगे, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन हम किसके साथ पढ़ रहे हैं? एरे के साथ पढ़ रहे हैं। तो एरे के साथ पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली हमें यह पहले से मालूम है कि एरे में साइज फिक्स होती है। साइज फिक्स होने का मतलब क्या हो गया कि एक बार हम स्टैक की साइज और स्टैक को एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, हम एक एरे डिफाइन करेंगे और एक बार जब हम एरे डिफाइन कर दे रहे हैं तो इसका मतलब कि हम उसकी साइज को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं कि इसकी साइज यही होने वाली है। और जब उसकी साइज को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि उससे ज़्यादा एलिमेंट उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, और अगर उससे ज़्यादा एलिमेंट उसमें इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, ओवरफ्लो कंडीशन होगा। ये इंसर्शन के समय होगा, पुश के समय होगा। ठीक इसी तरह से जब हम डिलीशन कर रहे हैं स्टैक से, तो स्टैक में अगर एक भी एलिमेंट नहीं है एंड वी वांट टू डिलीट सम एलिमेंट, उस कंडीशन क्या होगा, अंडरफ्लो का कंडीशन होगा। तो इसको कैसे हम एल्गोरिथम में, प्रोग्रामिंग में ट्रैप करते हैं, तो जो भी स्टैक का इंप्लीमेंटेशन होता है हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ये हमारा स्टैक है, ठीक है। तो अगर इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है और हम एक वेरिएबल लेते हैं एल्गो में, टॉप लेते हैं, टॉप को हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पॉइंटर है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि एग्जैक्टली जो एलिमेंट इसमें एडेड है उसकी पोजीशन क्या है। इंडेक्स पॉइंटर भी कर सकते हैं इसको। तो अगर टॉप इक्वल टू 0 है, इट मींस अभी आपने एरे में एक भी एलिमेंट नहीं रखा हुआ है। अब यहाँ पे फिर एक चीज सोचना है कि एल्गो में हम लोग टॉप इक्वल टू 0 लिख रहे हैं। जब आप प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो अलग अलग लैंग्वेज में, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में क्या होता है कि एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, कुछ लैंग्वेज में ये एरे का इंडेक्स 1 से शुरू होता है। तो 1 से अगर शुरू हो रहा है तो इसका मतलब टॉप इक्वल टू 0 का मतलब स्टैक इज एम्प्टी। लेकिन अगर ये 0 से शुरू हो रहा है तो उस केस में हम टॉप इक्वल टू 0 की जगह टॉप इक्वल टू -1 ले लेते हैं। तो ये प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन की बात है। अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि इंडेक्स 1 से शुरू हो रहा है और 1 से शुरू हो रहा है, इसका मतलब टॉप इक्वल टू 0, इसका मतलब स्टैक में कोई भी एलिमेंट नहीं है। जैसे ही एक एलिमेंट इसमें आ गया, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अच्छा से हमने इसको एरे के हेल्प से इंप्लीमेंट किया है, तो इसमें मैक्सिमम जैसे 1 2 3 4 5 6 कुल कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो हम इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट को मैक्स वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैक्स इक्वल टू अभी 6 हमारे केस में है, तो ये मैक्स है, ठीक है। अब सपोज करो एक एलिमेंट इसमें इंसर्ट हुआ, टॉप इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। एक और एलिमेंट इंसर्ट हुआ, टॉप इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। एक और एलिमेंट इंसर्ट हुआ, टॉप इक्वल टू 3 4 5, यहां पे एक और एलिमेंट इंसर्ट हुआ, टॉप इक्वल टू क्या हो गया, 6। तो टॉप इक्वल टू 6 या टॉप इक्वल टू क्या हो गया, मैक्स। अब इसके बाद इसमें और एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, स्टैक इज फुल, इसका मतलब कंडीशन क्या होगा, ओवरफ्लो होगा। तो आपको दिखाई दे रहा है कि टॉप इक्वल टू मैक्स और आप इंसर्ट ऑपरेशन करने जा रहे हो, इट मींस ये ओवरफ्लो की कंडीशन होगी। इसी तरह से आप रिमूवल शुरू करो। सबसे पहले कौन सा एलिमेंट होगा, ये रिमूव होगा। टॉप इक्वल टू 6 था, अब टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट रिमूव हो गया। ये भी रिमूव होगा, टॉप इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये भी रिमूव होगा, टॉप इक्वल टू 3 होगा, टॉप इक्वल टू 2 होगा, टॉप इक्वल टू 1 होगा, और ये भी रिमूव होगा, टॉप इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टॉप इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आपको दिखाई भी दे रहा है कि स्टैक आपका क्या है, एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। एंड वांट टू डिलीट फर्दर एलिमेंट, तो उस केस में क्या होगा, अंडरफ्लो कंडीशन होगा। तो इसका मतलब अंडरफ्लो की कंडीशन क्या है, इफ टॉप इक्वल टू 0 देन इट इज अंडरफ्लो। भाई समझ में आई। अब इसको कैसे एल्गो के फॉर्म में लिखेंगे, छोटा छोटा एल्गो हम लोग लिख लेते हैं।
ये दो एल्गो हैं, एक इंसर्शन या पुश का है और दूसरा पॉप का है। ये रिमूवल के लिए, डिलीशन के लिए होता है, वो इंसर्शन के लिए है। यहाँ पे हम एज्यूम कर लिए हैं कि जो एरे हमारा है, सपोज करो एक एरे हमने क्रिएट किया 5 साइज का। इस एरे का नाम जो हमने रखा हुआ है स्टैक रखा हुआ है, ठीक है। तो स्टैक नाम से हमारा एरे है और टॉप एक वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल जिसको कहते हैं, इनफैक्ट इंडेक्स पॉइंटर कहते हैं, जो एरे में एलिमेंट कहाँ तक एडेड है उसकी पोजीशन बताएगा। और मैक्स साइज ऑफ स्टैक है, ये अभी हमारे केस में क्या है 5 है। अगर ये पांचों एलिमेंट भरे हुए हैं तो टॉप इजकल टू क्या होगा, मैक्स। अभी हमने समझाया था आपको। तो इफ टॉप इजकल टू मैक्स देन ओवरफ्लो। ये तो समझ में आया। सपोज करो इसमें 2 एलिमेंट भरे हुए हैं, तो अभी हमारा टॉप क्या है 2 है, तो टॉप इजकल टू मैक्स नहीं है, सीधे यहां आ जाएंगे। क्या होगा, टॉप इजकल टू टॉप प्लस 1, टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और फिर क्या लिखा हुआ, स्टैक टॉप इजकल टू आइटम। स्टैक टॉप मतलब स्टैक 3, स्टैक 3 मतलब ये वाले पोजीशन का एलिमेंट, और विच इज इक्वल टू आइटम। आइटम क्या है, जिसे हमें ऐड करना है, यहाँ पे एक आइटम ऐड हो जाएगा। फिर दोबारा पुश कॉल करेंगे, टॉप इजकल टू मैक्स नहीं है, फिर क्या होगा, टॉप इजकल टू टॉप प्लस 1, टॉप क्या हो जाएगा 4। स्टैक टॉप इजकल टू आइटम, यहाँ पे आइटम ऐड हो जाएगा। फिर टॉप इजकल टू टॉप प्लस 1, यहाँ पे टॉप 5 होगा, यहाँ ऐड होगा, और जैसे ही ऐड होगा फिर क्या हो जाएगा, टॉप इजकल टू मैक्स हो जाएगा, स्टैक इज फुल। इस तरह से इंसर्शन का प्रोसेस काम करता है। रिमूवल, अब सपोज करो यहां तक हमारे एलिमेंट ऐड है, 4 तक ऐड है। आपने क्या लिखा है, टॉप इजकल टू 0, टॉप इजकल टू 0 तो नहीं है, तो क्या लिख रहे हो, आइटम इजकल टू स्टैक टॉप। आइटम यहां पे क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है। यहां पे भी वेरिएबल था, लेकिन यहां पे इस वेरिएबल में वो वैल्यू स्टोर था जो इंसर्ट करना था। यहां पे क्या है कि जो वैल्यू डिलीट होगा वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, जिससे फर्दर हम उसको यूज करना चाहें तो कर सकें। तो आइटम इजकल टू स्टैक टॉप, और टॉप की वैल्यू क्या है आपके केस में 4 है, तो आइटम इजकल टू स्टैक 4। मतलब यहां पे जो आइटम है, डेटा है, वो किस में स्टोर हो गया, आइटम में स्टोर हो गया। और टॉप की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई, टॉप इजकल टू टॉप -1। तो एक एलिमेंट रिमूव हो गया यहां से। फिर क्या होगा, आइटम इजकल टू स्टैक टॉप, ये एलिमेंट आएगा, और टॉप इजकल टू टॉप -1, टॉप क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर ये भी रिमूव होगा, टॉप क्या होगा 1 होगा। फिर ये भी रिमूव होगा, टॉप क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर वापस आएंगे, अब टॉप इजकल टू 0 हो गया है, उस केस में क्या होगा, अंडरफ्लो कंडीशन होगा, प्रोसेस यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से स्टैक काम करता है। अरे बात समझ में, चल अब जैसे मैंने अभी कहा कि स्टैक का यूज जो होता है वो किसके लिए होता है, हम लोग रिकर्सन के लिए, इंप्लीमेंटेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो कैसे रिकर्सन में काम करता है, मैं एक छोटा सा फंक्शन लिख रहा हूं और इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कह रहा हूं। देखिए इसको, फंक्शन fx has been defined as function fx has been defined as x is equal to 1 if x is equal to 0, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है, एंड अदरवाइज x इंटू fx माइनस 1। अब ये देखने से आपको एक मैथमेटिकल फंक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग पढ़े होंगे और रिकर्सन पढ़े होंगे तो इस फंक्शन को आप पहचान रहे होंगे। ये कौन सा फंक्शन है, इनफैक्ट ये फंक्शन किसके लिए है, फैक्टोरियल के लिए। अब फैक्टोरियल का डेफिनेशन क्या होता है, अगर नंबर 0 है तो फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1, फैक्टोरियल 1 क्या होता है 1, फैक्टोरियल 2 क्या होता है 2 होता है, लेकिन इनफैक्ट क्या होता है 2 इंटू 1 होता है। फैक्टोरियल 3 क्या होता है 6 होता है। तो देखिए आपको फंक्शन ये दे रहा है कि नहीं, तो आपने क्या लिखा हुआ है, इफ सपोज करो f4 आप निकाल रहे हो, तो f4 क्या होगा, x इक्वल टू 0 नहीं है, उस केस में क्या होगा
4 इंटू एफ एक्स माइनस 1 क्या हो गया F3। अब 4 इंटू F3 क्या होगा, अगेन इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा 3 इंटू F3 माइनस 1 F2, फिर 4 इंटू 3 इंटू 2 क्या होगा 2 इंटू F1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू F0, और F0 की वैल्यू क्या है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1, F0 की वैल्यू 1 है, आपने दिया हुआ x इक्वल टू 0 1, ये क्या हो जाएगा 24। फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होती है 24 होती है। तो ये रिकर्सन है। रिकर्सन कैसे है, जब आप F4 कैलकुलेट कर रहे थे, इनफैक्ट आपने फैक्टोरियल का कोई डेफिनेशन नहीं दिया। अभी आप इसके पहले अगर नॉर्मल प्रोग्रामिंग करते हो तो फैक्टोरियल का डेफिनेशन देते हो कि जिस भी नंबर का हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट नंबर एंड ऑल इट्स प्रेडिसेसर अप टू 1। फैक्टोरियल 4 अगर निकालना होता है तो हम क्या लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये फैक्टोरियल का आप डेफिनेशन देते हो। यहाँ पे आप फैक्टोरियल का कोई डेफिनेशन नहीं दे रहे हो, आप केवल क्या कर रहे हो अपने प्रॉब्लम की साइज को कम करते जा रहे हो। फैक्टोरियल 4 को आपने कहा 4 इंटू फैक्टोरियल 3, आप फैक्टोरियल 3 कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, केवल उसका जो इनपुट है उसमें साइज कम करते जा रहे हो 2 1 0, और केवल एक डेफिनेशन आपको मालूम है कि द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल 0 इज 1, और उसको आप पुट कर रहे हो, आपको रिजल्ट आ जा रहा है। अब ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे 4 इंटू फैक्टोरियल 3, ये इंटरमीडिएट कैलकुलेशन है। 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 इंटरमीडिएट कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन सब कहाँ होगा, स्टैक में होता है, यहीं पे स्टैक का यूज होता है, ठीक है। और ये सारा कैलकुलेशन स्टैक के हेल्प से होता है और प्रोग्रामिंग में इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, तो यहाँ पे स्टैक का एक इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। अब स्टैक में दो मेन एल्गोरिथम हम लोग को पढ़ने होते हैं। एक होता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन, और दूसरा होता है इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने का। तो पोस्टफिक्स का इवैल्यूएशन का मतलब क्या होगा, सपोज करो ये एक्सप्रेशन ऐसे आपको दे दिया जाएगा, ये पोस्टफिक्स फॉर्म में एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने बताया था पोस्टफिक्स फॉर्म का एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है, AB प्लस। AB प्लस का मतलब दो ऑपरेंड है और ये क्या है ऑपरेटर, ऑपरेटर बाद में होगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर ये एक्सप्रेशन दिया गया है एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P, तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करते हो, तो इस प्रोसेस को हम स्कैनिंग बाय हैंड करते हैं। हम इसमें करते क्या है कि यहां से एक एरो ले जाएंगे और जहां पे ऑपरेटर मिलेगा उसके लेफ्ट के जो दो प्रेडिसेसर्स हैं, दो ऑपरेंड हैं, उस पर उसको अप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 4 और 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 प्लस 10 माइनस, फिर ये स्कैन करेंगे, प्लस मिला अप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14 10 माइनस, फिर स्कैन करेंगे और क्या मिलेगा 14 माइनस 10 4। तो प्रोसेस आपका क्या हुआ, जो भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट, और जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा उसके दो प्रेडिसेसर पे उसको अप्लाई कर देंगे। तो स्टार मिला 5 इंटू 2 10 हो गया, बाकी लिख देंगे, फिर प्लस मिला 4 प्लस 10 14 हो गया, बाकी लिख देंगे, फिर ये मिला 14 10 माइनस। अब इसी को स्टैक के हेल्प से अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसका एल्गोरिथम हम लोग को पढ़ना है, ये भी इसका एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम हम इसका पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ेंगे तो स्टैक के हेल्प से करेंगे। तो क्या होगा, हम इसको स्कैन करेंगे एक एक करके, और जैसे हम स्टैक को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सपोज करो, तो सबसे पहले हमें क्या मिला 4, फिर क्या मिला 4 के बाद 5, फिर क्या मिला 4 5 2, यहाँ क्या मिला था 4, यहाँ 5, यहाँ 2, यहाँ क्या मिला स्टार। एल्गोरिथम ये कहता है कि जैसे ही आपको कोई ऑपरेटर मिला
स्टैक से एलिमेंट निकलेंगे, और एलिमेंट स्टैक में कहां से निकलते हैं उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो स्टैक की एल्गोरिथम डिसाइड करती है कि स्टैक में हमेशा एलिमेंट कहां से निकलते हैं, टॉप से निकलते हैं। तो वी हैव टू रिमूव टॉप 2 एलिमेंट ऑफ स्टैक। वो अपने आप आपको टॉप से ही निकलेगा, तो 2 एलिमेंट निकलेंगे और उन पे ये ऑपरेटर अप्लाई हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट को फिर स्टैक में डाल देंगे। तो स्टैक में 4 तो रहेगा ही रहेगा, 2 और 5 जाएगा, 2 इंटू 5 क्या आ जाएगा 10, 4 10। अब इसके बाद क्या मिल रहा है, स्टार के बाद प्लस, फिर क्या होगा, अगेन दोनों इससे बाहर जाएंगे और फाइनली क्या होगा 4 + 10 आ जाएगा। तो स्टैक में क्या आ जाएगा 14, प्लस के बाद फिर क्या मिला 10 मिला, तो ये 14 आने के बाद 10 यहां पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद से क्या मिला माइनस मिला, तो फिर टॉप 2 एलिमेंट जाएंगे बाहर और 14 - 10 क्या आ जाएगा 4। ये लिस्ट आपकी कंप्लीट हो गई। स्टैक का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा दैट विल बी रिजल्ट ऑफ आवर एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या है 4। तो ये तरीका है टू इवेल्युएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग एल्गोरिथम लिखेंगे और फिर उससे इवेल्युएट करेंगे कि उस एल्गोरिथम के हिसाब से ये चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज एल्गोरिथम फॉर इवैल्यूएशन ऑफ पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ओके।